ओके, सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको हम पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ओके, लेट्स से हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये हमारे पास आ गई फर्स्ट शेल। ये हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट शेल। ये हमारे पास आ गई सेकंड शेल। फिर आ गई हमारे पास थर्ड शेल। ठीक है, और फिर आ गई हमारे पास इस तरह से फोर्थ शेल। चार शेल होती है ना, KLMN। ठीक है, KLMN। के हमारी फर्स्ट शेल होती है, L हमारी सेकेंड शेल होती है, M हमारी थर्ड शेल, ऐसे ही N हमारी फोर्थ शेल होती है। अब लेट्स से कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी फिल होंगे। ठीक है, फर्स्ट शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अच्छा, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है ना, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल। इसका नाम क्या होता है? अल्टीमेट शेल। इसका नाम हो जाएगा अल्टीमेट शेल। जो अंदर वाली शेल होती है इसका नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। तो ये हो जाती है हमारी एक कम, मतलब n-1। अगर वो फोर्थ है तो ये n-1 मतलब थर्ड हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, पेनल्टीमेट शेल। और इसके जो अंदर वाली शेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे n-2, n-3, इनको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होंगे। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, मैं दिखा कम रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। अब थोड़ी बहुत पार्शियलिटी हो जाती है एटॉमिक साइज की वजह से। ठीक है, कि न्यूक्लियस जो है वो उस शेल को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो उसके पास होगी। देखो, फोर्स तो वो सब पे बराबर ही लगाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है ना, वो फोर्स वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, थोड़ा वीक पड़ जाता है। न्यूक्लियस तो सब पे बराबर ही फोर्स लगा रहा है, तो जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल है उसको वो अट्रैक्ट करेगा, उसके बगल वाली शेल को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे ही वो वैलेंस शेल को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा वैलेंस शेल को। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो जो अंदर वाली शेल है उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देखो, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? सारी शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस सबसे आउटर मोस्ट शेल को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और वैलेंस शेल में है इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्ट करेगा वैलेंस शेल को। लेकिन जो अंदर में शेल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यही जो नेट रिपल्सिव फोर्स होता है ना, ये जो हमारे पास नेट रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, नेट रिपल्सिव फोर्स, इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, कौन क्रिएट करता है नेट रिपल्सिव फोर्स? इनर इलेक्ट्रॉन्स। और किस पे क्रिएट करते हैं? ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि the net repulsive force ठीक है, which is created by electron of the inner shell। और किस पे ये क्रिएट करते हैं? ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, ऑन अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम बोलते हैं क्या? इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये ध्यान रहेगा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था कि जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाहर शेल्स है। तो अब देखो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यहाँ पर बच्चों
कि क्या सिर्फ आखिरी शेल पे ही ये इफेक्ट होगा, थर्ड शेल पे नहीं होगा, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर भी तो 2 शेल हैं, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, जब ये सेकंड शेल को रिपेल करेगा तो थोड़ा बहुत अंदर वाली जो ये जो 3 शेल हैं ये आउटर मोस्ट शेल पे लगा रही है फोर्स, ऐसे ही ये वाली 2 इस पे भी लगा रही होंगी। ठीक है, ये वाली 2 और ये वाली जो है वो इस पे भी लगा रही होगी। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो फिलहाल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, और बाकी सारे हो जाएंगे इनर इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो वैलेंस शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, ये तभी भी उस पर क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये जो नेट रिपल्सिव फोर्स होता है, नेट रिपल्सिव फोर्स होने का मतलब जो एटम फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जो नेट रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो कहलाएगा हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे हमारे पास 4 सब शेल होती हैं, एक होती है हमारे पास एस सब शेल, एक होती है हमारे पास पी सब शेल, एक होती है डी सब शेल और एक होती है एफ सब शेल। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये 4 सब शेल हैं एस, पी, डी और एफ, इनमें से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किस में देखने के लिए मिलता है, तो एस सबशेल में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, देन पी, देन डी, देन एफ। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट कि एस सबशेल जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, वो कैसी शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, पी सबशेल जो होती है वो डम्बल शेप की होती है, डम्बल शेप की होती है, और जो डी सबशेल होती है वो डबल डम्बल शेप की होती है। कैसी शेप होती है इसकी, डबल डम्बल। ठीक है, और एफ सबशेल की शेप क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शेप। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्लेटर कांस्टेंट से। किससे डिनोट करते हैं, स्लेटर कांस्टेंट से, या इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो अब हम फटाफट पढ़ते हैं कि स्लेटर कांस्टेंट या जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। स्लेटर कांस्टेंट मतलब अगर हमें ये बताना है कि किसका स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा है और किस में स्क्रीन इफेक्ट कम लग रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम में से ज्यादा स्क्रीन इफेक्ट कौन लगाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज्यादा स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू किसकी होती है, तो वो हम निकालते हैं स्लेटर कांस्टेंट की मदद से। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है अब हम सीखते हैं। देखो यहां पर इसको कैलकुलेट करने से पहले ना कुछ केसेस में बता देता हूं जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे हर एक एलिमेंट के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटर कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट होता है एक सिंगल ऑर्बिट सिस्टम के लिए। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर सिंगल ऑर्बिट सिस्टम, फॉर सिंगल ऑर्बिट सिस्टम, फॉर सिंगल ऑर्बिट सिस्टम। ध्यान रखना है सिंगल ऑर्बिट सिस्टम के लिए जो सिग्मा होता है वो 0.30 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा केस सेकंड हो जाएगा, केस सेकंड हमारा होता है फॉर मल्टी ऑर्बिट सिस्टम। अभी मैं ये सब समझाऊंगा सिंगल ऑर्बिट से क्या मतलब होता है, मल्टी ऑर्बिट से क्या होता है। फॉर मल्टी ऑर्बिट सिस्टम, फॉर मल्टी ऑर्बिट सिस्टम, देखो मल्टी ऑर्बिट सिस्टम में ना अलग अलग केसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। तो मल्टी ऑर्बिट सिस्टम में अल्टीमेट शेल के लिए अलग वैल्यू होती है, पेनल्टीमेट के लिए अलग वैल्यू होती है और प्री पेनल्टीमेट के लिए अलग होती है। तो फॉर अल्टीमेट शेल, ठीक है, अल्टीमेट शेल को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेट शेल के लिए जो सिग्मा होता है वो होता है 0.35। कितना होता है, सिग्मा हो जाता है 0.35। तो जब हम पेनल्टीमेट की बात करते हैं, सेकंड केस फॉर पेनल्टीमेट शेल, फॉर पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है, n-1, अभी जस्ट हमने पढ़ा था है ना। तो पेनल्टीमेट शेल के लिए सिग्मा जो होता है वो होता है 0.85, ये ध्यान रखना है। और थर्ड केस हो जाएगा हमारा लास्ट कि फॉर प्री पेनल्टीमेट शेल, फॉर प्री पेनल्टीमेट शेल। तो जो प्री पेनल्टीमेट शेल होती है,
प्री पेनल्टीमेट शेल में हमारे आ जाते हैं n-2 n-3, ठीक है। इसके लिए जो सिग्मा होता है वो होता है 1। कितना होता है 1। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कि द नेट रिपल्सिव फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल ऑन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना भी फोर्स क्रिएट होगा उसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो हमें दो केस याद रखने हैं। पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो सिंगल ऑर्बिट है या मल्टी ऑर्बिट। अभी मैं सिखाऊंगा क्या होता है सिंगल ऑर्बिट मल्टी ऑर्बिट। तो सिंगल ऑर्बिट के लिए सिग्मा हो जाएगा 0.30, बट अगर वो मल्टी ऑर्बिट सिस्टम है तो उसके लिए जो सिग्मा हो जाएगा अल्टीमेट शेल के लिए 0.35, पेनल्टीमेट के लिए 0.85 और प्री पेनल्टीमेट के लिए हो जाएगा 1। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए कैसे हम इसकी अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑर्बिट हमको नजर आ रही है, सिर्फ 1s1। तो ये किसका केस बन चुका है, ये सिंगल ऑर्बिट का केस बन चुका है। और सिंगल ऑर्बिट के लिए सिग्मा कितना होता है 0.30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 0.30, 1 इसलिए किया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, वही रिपेल करेगा और वही भी रिपेल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 0.30, तो आंसर विल बी 0.3 है ना। तो हाइड्रोजन के लिए जो स्लेटर कॉन्स्टेंट है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, वो कितना आ गया 0.3 आ गया। सिमिलरली हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम सिंगल ऑर्बिट है या मल्टी ऑर्बिट, चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इनर वाला बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो फाइनली जो रिपेल कर रहा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रहा है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिपेल तो एक ही कर रहा है ना। अब ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ही एक था, ठीक है, तो हमने उसी को ले लिया। बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक यहाँ पर रिपेल करने वाला है और एक वो है जो रिपेल होगा। तो हम सिर्फ उनको यहाँ पर लिखेंगे जो रिपेल करते हैं। तो यहाँ इन दो में से एक रिपेल करेगा तो यहाँ पर 1 आ गया। अब ये सिंगल ऑर्बिट सिस्टम है तो अगेन 0.30 से मल्टीप्लाई होगी, आंसर विल बी 0.3। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का स्लेटर कॉन्स्टेंट 0.3 होता है, ठीक है। देन आएगा लिथियम। अब लिथियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 और 2s1। देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगी गेम। ये देखो, ये एक ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट हो गई। ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिट है, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट होता है n, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं। देखो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये तो रिपेल होगा। रिपेल करने वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले हैं, 2। अब इसके लिए सिग्मा कितना होगा। तो अब आप आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड बोलता है कि चेक करो कि कौन सी शेल है। तो ये n अगर हम मान लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल को n मानते हैं, तो इनर वाली क्या हो जाएगी n-1। तो हमें इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है, मतलब n-1 के लिए हमें सिग्मा निकालना है। तो अब चेक करते हैं, n-1 के लिए सिग्मा कितना है 0.85, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 0.85, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.7। कितना सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अगर यहाँ तक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज इसको एक बार पीछे से फटाफट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि अब हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिना अगर वहां तक समझ नहीं आया ना कि केसेस की वैल्यू क्या है, याद नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी फिर कंटिन्यू करना है, कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिलियम की, ठीक है। बेरिलियम होता है 4 एटॉमिक नंबर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 देन 2s2, ठीक है। अब देखो रिपेल करने वाले एक तो ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एक इनमें से भी होगा। ये तो रिपेल होगा और ये रिपेल करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिपेल करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा n, तो ये क्या हो जाएगा n-1। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो n-1 के हैं और एक इलेक्ट्रॉन n का है रिपेल करने वालों में से। तो मल्टी ऑर्बिट है, देखो 1 और 2 यहाँ पर दोनों है। तो चेक कर लो, n के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.35 और n-1 के लिए होती है 0.85, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो ये n-1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू n-1। तो n-1 की लिए वैल्यू कितनी होती है 0.85 और एक इलेक्ट्रॉन n का भी है। वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर n में, बट एक तो रिपेल होगा ना, करने वाला तो एक ही है। तो 1 इंटू 0.35, ठीक है,
ये आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2.05। बेरिलियम के लिए स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2.05। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिमिलरली हम और एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे हम बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p1। अब ये मल्टी ऑर्बिट है, देखो ये एक ऑर्बिट है हमारी n और ये दूसरी ऑर्बिट है हमारी n-1। तो यहाँ पर चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करने वाले हैं, कितने हो रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले हैं। अब इन 4 में से 2 तो हैं n ऑर्बिट के और 2 हैं n-1 के। तो यहाँ पर 2 इंटू n ऑर्बिट, n ऑर्बिट के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.35 और n-1 के लिए कितनी होती है 0.85। ठीक है, कितना ईजी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी 2.4। तो बोरॉन के लिए जो स्लेटर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 2.4। आई होप इतना क्लियर हो रहा है कि स्लेटर कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखो सिमिलरली हम और एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम नाइट्रोजन के लिए ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, फ्लोरीन के लिए, नियोन के लिए, सोडियम के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए, इन सब एलिमेंट्स के लिए हम कर सकते हैं। अब ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आई होप आपको अब वैल्यू कैलकुलेट करनी तो आ गई होगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनके लिए आंसर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि आंसर कितना आएगा इनमें। और एक बार अपने आंसर मैच कर लेने हैं बुक से, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हो ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो जो स्लेटर कांस्टेंट निकालने की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेट रिपल्सिव फोर्स, अगर कोई 2 वर्ड में पूछे ना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है तो नेट रिपल्शन। और डेफिनेशन इसकी हमने ये पढ़ी ली है, ठीक है। डेफिनेशन ये हो गई हमारी, और इसके अलावा हमारे पास हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल्स ट्राई हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं जरा जेड इफेक्ट की। किसकी हम बात करते हैं, जेड इफेक्ट की। जैसे हमारे पास पहला इफेक्ट था ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऐसे ही हमारे पास एक और इफेक्ट भी है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो कि है जेड इफेक्ट। अब देखो जेड इफेक्ट की अगर हम बात करें ना तो इसको हम बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका एक और नाम क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट का एक और नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ ना इसकी, ये भी बहुत इजी है, बस ध्यान से समझना। ये है न्यूक्लियस, ये हो गई हमारी फर्स्ट शेल, ये हो गई हमारी सेकंड शेल, ये हो गई हमारी थर्ड शेल, सिमिलरली ये हो गई हमारी फोर्थ शेल। तो अभी तक हमने क्या बात की कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे जितने अभी दिखा सकता हूँ उतने दिखा दिए। ये मत सोचना कि सेकंड शेल में सिर्फ 3 ही फिल होते हैं, थर्ड में भी 3 ही फिल होते हैं। यहाँ पर जितने मैं दिखाना चाहता था उतने ही दिखा दिए मैंने, ठीक है। हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सेकंड शेल में, हो सकता है पूरे 8 हो, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यही जो नेट रिपल्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो नेट रिपल्शन। अब आप कहोगे ये तो पहले पढ़ के आ गए ना, अब कुछ नया पढ़ाओ। तो देखो नया भी पढ़ाएंगे बिल्कुल। देखो जेड इफेक्ट क्या होता है, अब ये जो मैंने कहानी आपको बताई ना, इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स करते हैं, ठीक है। रिवर्स कैसे करते हैं, पहले मैंने बोला न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर मैंने बोला लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल कर रहे हैं, फिर मैंने बोला जो नेट रिपल्शन होगा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब इसको रिवर्स में सुनते हैं, ठीक है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट। इनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि दूर रहो, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। बट सेम टाइम पे इनको न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, सेम टाइम पे इनको न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जो नेट अट्रैक्शन होता है ना, नेट अट्रैक्शन किसके थ्रू क्रिएट होता है, विच इज क्रिएटेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है, ऑन अ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, और वो इफेक्टिव जो नेट होगा
उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो डेफिनेशन नाम से भी क्लियर होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है तो नेट रिपल्शन, और कोई बोलता है जेड इफेक्ट क्या होता है तो नेट अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं जेड इफेक्ट की, तो हम लिख सकते हैं नेट अट्रैक्शन विच इज क्रिएटेड बाय, या विच रहने देते हैं, नेट अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस on the outer shell इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्ट। बहुत सिंपल है, ठीक है। जेड इफेक्ट को बाय द वे हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड इफेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ये ध्यान रखना है कि नेट अट्रैक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं क्या, जेड इफेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, अगर हमें जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो जेड इफेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है जेड माइनस सिग्मा। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर जेड क्या है और सिग्मा क्या है। सोचो, जेड तो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, जेड क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो कहने का मतलब यह है कि जेड इफेक्ट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ जैसे स्क्रीन इफेक्ट में हम कर रहे थे, ठीक है, कि पेनल्टीमेट शेल के लिए ये होगा, प्री पेनल्टीमेट के लिए ये होगा। यहाँ पर तो सिंपल क्या करो, स्क्रीन इफेक्ट जितना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें से, उसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में से। इसको भी हम जरा निकालना सीखते हैं, ठीक है, तो मजा ही आ जाए। जैसे लिथियम की हम बात करते हैं, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम का अगर हमें जेड इफेक्ट निकालना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखो माइनस, और लिथियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख दो। लिथियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 1.7, तो लिथियम का जेड इफेक्ट आ जाएगा 1.3। कितना सिंपल है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का सम होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा। बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 4 होता है। बेरिलियम के लिए जेड इफेक्ट निकालना है तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, बेरिलियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट 2.05, तो आंसर विल बी 1.95। कितना सिंपल हो गया है ना। ऐसे ही अगर बोरोन के लिए जेड इफेक्ट निकालना है तो 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बोरोन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, बोरोन का स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 2.4, सो आंसर विल बी 2.6। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें, कार्बन के लिए जेड इफेक्ट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट 2.75, तो आंसर विल बी 3.25। सो इसी तरह से हमने जितने एलिमेंट्स के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट की है, हम उतने ही एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और जेड इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, नेट रिपल्सिव फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और जेड इफेक्ट क्या होता है कि द नेट अट्रैक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दोनों ही इफेक्ट जो है वो आउटर मोस्ट पे लग रहे हैं, बट एक नेट रिपल्सिव फोर्स है और एक नेट अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जितने भी क्वेश्चन स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड बनते हैं या फिर जेड इफेक्ट से रिलेटेड बनते हैं, आप उनको फर्स्ट क्लास एकदम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आने वाला है वो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 4 तरह की रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयोनिक रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, और वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। उसके बाद हम अपनी एटॉमिक प्रॉपर्टीज को शुरू करने वाले हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सो आई होप इतना चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उनको देखना, काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के। और अगर आपको आज की अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।